Good evening to all of you. Welcome to Learners Academy. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. चलिए लेट स्टार्ट. कल कहाँ तक कर लिए थे एक्सरसाइज 5.2 में से? इसको खत्म करते हैं. 12th तक 12 तक कर लिए थे और एक क्वेश्चन मैंने ट्राई करने के लिए कहा था जिसके लिए करीब आपको पूरे 2 दिन मिल गए. तो क्या आपने ट्राई किया किसी ने? Yes, sir. Yes, Yes, sir. मैंने भेजा था. भेजा था. हाँ एंजल क्या हुआ? एंजल ने कहा था मैं ट्राई करूंगी. नहीं किया ट्राई? सर थोड़ा सा करा था. थोड़ा सा नहीं करते, या तो करते हैं तो पूरा ही करते हैं या फिर नहीं करना चाहिए. चलो देखो, थोड़ा सा करने का मतलब है कि थोड़े से मन से नहीं करते, पूरे मन से करते हैं. तो थोड़े से मन से किया होगा आपने, इसलिए थोड़ा सा ही हुआ. डिटरमाइन द एपी. डिटरमाइन द एपी मींस यू विल हैव टू फाइंड द एपी. एक एपी बतानी है आपको. एपी बनानी मतलब एक सीरीज बनानी है. वैसे 12 तक किया है लेकिन अब 16 की ही बात चल रही है तो इसी को पहले देख लेते हैं. उस एपी की थर्ड टर्म ये होनी चाहिए और उसी एपी की 7th टर्म उसी एपी की 5th टर्म से 12 एक्सीड होनी चाहिए. क्या समझे? कितनी इंफॉर्मेशन है इसके अंदर बताओ. पहले तो बताओ कितने टर्म्स की इंफॉर्मेशन है. 3 टर्म्स की इंफॉर्मेशन है. थर्ड टर्म, 7th टर्म एंड 5th टर्म. राइट? थर्ड टर्म A3, 7th टर्म A7 एंड 5th टर्म A5. अब इंफॉर्मेशन क्या है? पहली इंफॉर्मेशन है कि A3 की वैल्यू 16 है. क्लियर कट. क्लियर कट आपको A3 की वैल्यू 16 दे दी इसने. थर्ड टर्म इज 16. तो A3 इक्वल्स टू 16. ये तो सीधी सीधी इंफॉर्मेशन है. सेकेंड इंफॉर्मेशन सीधी सीधी नहीं है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है. सेकेंड इंफॉर्मेशन है कि A7 जो है A5 से, यानी 7th टर्म जो है 5th टर्म से ज्यादा एक्सीड है. और कितना ज्यादा है? 12 ज्यादा है. तो ये इन दोनों को मिला के एक इंफॉर्मेशन है. ठीक है, तो 2 इंफॉर्मेशन से 2 इक्वेशन बनेगी. 2 इक्वेशन मिल जाएगी तो AOD निकल सकता है. एक बार AOD निकल गया तो फिर हम AP बना सकते हैं ना, है ना बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट राइटिंग. हियर इट इज गिवन दैट सबसे पहले क्या क्या गिवन है हमको? थर्ड टर्म. थर्ड टर्म को हम क्या लिखते हैं? A3 16. अच्छा जी, अब A3 को एक्सपेंड कौन करेगा? करो सर मैं करो सर मैं करूं. करो. A plus 2D. A plus 2D. A plus 2D इक्वल टू 16 आ गया. बन गई इक्वेशन नंबर 1. Yes, sir. ठीक है. अगेन इट इज गिवन दैट, लेट अस रीड द सेकंड इंफॉर्मेशन. वहां से दूसरी इक्वेशन बन जाएगी. अगेन इट इज गिवन दैट, यहाँ लिख लेना इन एन एपी. एक एपी की बात हो रही है ना. इट इज गिवन दैट इन एन एपी, थर्ड टर्म ये है तो उससे एक इक्वेशन बन गई. अगेन इट इज गिवन दैट, अगेन क्या गिवन है चेक करते हैं. कहाँ है? 7th टर्म exceeds 5th टर्म by 12. ये एज इट इज लिख देता हूं मैं. द 7th टर्म exceeds the 5th टर्म by 12. The 7th term exceeds the 5th term by 12. चलिए अब इसमें से हम इक्वेशन बनाते हैं. तो देखो दैट के बाद पढ़ना स्टार्ट करो. द 7th टर्म. द 7th टर्म को क्या लिखोगे? A7. ठीक है. एक्सीड्स के लिए क्या लगाते हैं हम? एक्सीड्स के लिए क्या लगाते हैं? Equal sign. Equal sign. और प्लस का बाद में लगेगा जहां पे बाई है ना. उसके बाद है 5th टर्म. अरे माइक ऑफ करो, किसका चालू है? ऋतिक कौन से गाने सुन रहा है भाई? ऋतिक अपना माइक ऑफ करो. 5th टर्म क्या होगी? A5. बाय की जगह प्लस लगाते ही हैं और 12 की जगह 12. बन गई इक्वेशन. Yes, sir. Yes, sir. A7 इक्वल टू A5
प्लस 12। अब A7 एंड A5 दोनों को एक ही जगह साइमल्टेनियसली हम एक्सपैंड कर देते हैं। एक्सपैंड A7, व्हाट विल यू राइट इंस्टेड ऑफ A7? A plus A plus 60. 60. A plus 60. And plus what will be 16. A5? A A plus plus 40. A plus 40. 40, करेक्ट, प्लस 12। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो देखो यहां से हमको डी की वैल्यू डायरेक्ट ही निकल जाएगी। निकालो सबको, मतलब सारे वेरिएबल टर्म्स को इधर ले आओ। तो ए ऑलरेडी है, ए वहां से भी मिलेगा, माइनस ए हो जाएगा। 6d ऑलरेडी है यहाँ पे, 4d वहां से प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा। RHS में ओनली 12 बचता है, तो a माइनस ए तो हो गया कैंसिल आउट, एलिमिनेट हो गया, मतलब एक वेरिएबल। तो 6d माइनस 4d 2d 2D. 2D. equal to 12, so d equal to 12 upon 2, that is 6। तो d डायरेक्ट ही आ गया मेरा 6, है ना। अब इस d को आप सीधे सीधे इक्वेशन 1 में पुट कर दो, वहां से आ जाएगा। पुटिंग d equal to 6 in equation 1, we get। तो उसके लिए एक बार इक्वेशन 1 फिर से मैं लिख देता हूं। इक्वेशन 1 क्या थी? a plus 2d equal to 16। इसमें d की वैल्यू 6 पुट अप करनी है, तो a plus 2d यानी 2 into 6 equal to 16। a plus 6 2 जा 12 equal to 16। तो a की वैल्यू बोलो। 4. क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। Yes, Yes, sir. Sir. अभी बाकी क्वेश्चन ए और डी ही पता चला है, मुझे क्वेश्चन क्या था? डिटरमाइन द एपी, एपी पता करनी है। तो अब एपी कैसे पता करेंगे? एपी में तो बहुत सारी टर्म्स होती हैं, इसने ऐसे तो बताया नहीं कि एपी की 3 टर्म्स फाइंड आउट करो, 4 टर्म्स फाइंड आउट करो, 5 टर्म्स, कुछ नहीं बताया। तो जब भी हमको ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि एपी बताओ और बताया ना कि कितनी टर्म्स, तो हम कम से कम 5 टर्म्स उसकी निकाल के उसको बता देंगे बस, ठीक है ना। तो 5 टर्म्स निकालते हैं। नाउ द टर्म्स ऑफ द एपी, the terms of the AP are given by कैसे निकालते हैं हम AP की टर्म्स? A1 A2 A3 A4 A5। अब सबको एक्सपेंड कर देंगे, A1 A2 A3 A4 A5। शिवम विल टेल एवरीवन कि A1 को कैसे एक्सपेंड करते हैं। बताओ जी शिवम जी, A1 को कैसे एक्सपेंड करते हैं? सर A1 को, हाँ सर A प्लस ND 10D, 10 बोला क्या? Sir, N बताओ. ND। N चलो सब लोग क्लैपिंग करो शिवम के लिए, आवाज आनी चाहिए मुझे यहाँ तक। ठीक है, अब दिव्यांग आप बताओ, सही बताया क्या शिवम ने? दिव्यांग नो सर। तो सही कर दे इसको जल्दी से। क्या गलती a कर? plus n minus 1 into d। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलो दिव्यांग के लिए भी क्लैपिंग जोर से। ठीक है, अब कौन बताएगा? ऋतिक आप बता सकते हो? ऋतिक A1 को कैसे एक्सपेंड करते हैं बताओ। कैसे? आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। चलो तो अब अपन चलते हैं, आकांक्षा आप बता सकते हो सर एक और ट्राई करूं? ना? Yes, sir. बताओ आकांक्षा। A plus D. A प्लस डी। चलो एवरीवन क्लैप फॉर आकांक्षा 2। ठीक है, अब चलते हैं अपन। तीव्रा कैन यू आंसर? Yes, sir. बोलो। Sir, A equals to 4. ना आई एम नॉट आस्किंग, मैं पूछ रहा हूँ कि A1 को कैसे एक्सपेंड करते हैं। वैल्यू नहीं चाहिए ना मुझे, A की वैल्यू चाहिए ना मुझे D की वैल्यू चाहिए। हम अलग अलग टर्म्स को एक्सपेंड करना जानते हैं ना, तो वैसे A1 को हम एक्सपेंड कैसे करते हैं वो पूछ रहा हूँ। Sir, A से करेंगे, D नहीं आएगा. A, वेरी sir, A से ही करेंगे सिंगल. वेरी गुड।
भाई A1 में कोई भी D नहीं आता, A1 में A ही आता है। जो आप A प्लस D कह रहे हो वो तो A2 में आएगा। तो कौन कौन था? दिव्यांक और शिवम, और कौन था? और कौन था बेटा? आकांक्षा। और आकांक्षा। हाँ, आकांक्षा, दिव्यांक एंड शिवम। कल आपकी नोटबुक में 50 टाइम्स ये लिखा हुआ होना चाहिए, A1 इक्वल टू A, A1 इक्वल टू A, A1 इक्वल टू A। इज दैट क्लियर? अब यस तो सर। सर भेजना भी है क्या? बिल्कुल भेजना है। और अगर कल नहीं मिला 50 टाइम्स नहीं मिला तो फिर ये इंटू 2 यानी कि कल 100 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है आकांक्षा? आकांक्षा, इज दैट क्लियर? Yes, sir. ओके, चलो A3 कौन बताया? A2 तो मैंने ही बता दिया। A2 कैसे होगा? A प्लस D। A3 बताना कैसे एक्सपेंड होगा? A A plus 2D. A plus 2D. प्लस 2D A plus 2D. सर A4, A plus 3D. A plus प्लस 3D A5। A plus 4D। 4D भाई आप केवल इतनी सी बात नहीं समझ रहे हो कि इसके नीचे जो नंबर है वो एक कम हो जाता है। 2 का हो गया 1, एक ही डी मिला। 3 की जगह 2 डी मिल गए, कम हो गया एक। 4 में से एक कम करेंगे 3 ही डी मिलेंगे। 5 में से एक कम करेंगे 4 ही डी मिलेंगे। अब 1 में से एक कम करेंगे यानी डी मिलेंगे ही नहीं, केवल यही मिलेगा। समझ में आई बात? भाई 1 में से एक करोगे यानी 0, यानी 0 डी है। 0 डी है मतलब डी है ही नहीं वहां पे। समझ गए? यस सर। अगली बार अगर किसी ने एक्सपेंशन Yes, में sir. गलती करी तो मैं सबके सामने वीडियो ऑन करवा के और उठक बैठक लगवाऊंगा, सोच लेना। ठीक है? क्लियर है सभी को? मैं वीडियो ऑन करवा के सबके सामने उठक बैठक लगवाऊंगा। तो अगली बार गलती नहीं होनी चाहिए। कौन सी टर्म कैसे एक्सपेंड करते हैं, एक ही बार में आंसर आना चाहिए। मैं पूछूंगा A2 कैसे एक्सपेंड करेंगे, हैंड टू हैंड आंसर A प्लस D। ठीक है, चलो अब क्या करनी है? A और D के वैल्यूज पुटअप करो। तो या तो D है ही नहीं, केवल A की वैल्यू पुटअप करनी पड़ेगी। A क्या आया था मेरा? क्या आया था? 4. 4 4 4। और नीचे फिर दोनों ही हैं, AB और DB है। 4 प्लस D कितना है? 6. 6 फिर A प्लस 2D यानी 4 प्लस 2 इंटू 6। फिर A प्लस 3D यानी 4 प्लस 3 इंटू 6। फिर A प्लस 4D यानी 4 प्लस 4 इंटू 6। तो ये तो 4 आंसर आ ही गया। इसको करो 10 और 6 टू जा 12, 12 प्लस 4 कितना होगा? 16। 16 3 जा 18, 18 प्लस 4 टू 22 एंड 22. 4 प्लस 4 28 28, सॉरी। ठीक है जी, एंड सो ऑन लिख देना नीचे भी। ऐसे करके हम ओड A6 A7 जितने चाहे टर्म्स निकाल सकते हैं। पर कम से कम अगर उसने नहीं कहे हों भाई कितने टर्म्स निकालने, तो कम से कम आप 5 निकाल के आएंगे। हम लास्ट क्वेश्चन लिखेंगे। सो द रिक्वायर्ड AP इज, सो द रिक्वायर्ड AP इज, फर्स्ट टर्म क्या है? 4। AP की फॉर्म में लिखो उसको, सीरीज की फॉर्म में 4। सेकंड क्या है? 10, देन 16, देन 22, देन 28 और फिर लास्ट में डॉट 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 लगा। ये हो गया मेरा क्वेश्चन खत्म। और आप देखो यहाँ पे सेम उसमें बढ़ रही है ना, ये 6 6 6 6 सेम उसमें बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? बोलो। Yes, Yes, sir. sir. Yes sir Yes, sir. ओके, कोई डाउट इसमें? No, sir. चलो No No, sir. sir No sir की तरफ वापस हमारा सीक्वेंस पकड़ते हैं। 12 तक कर लिया था, 13th पे आइए। अब 13th एंड 14th दोनों सिमिलर नेचर के हैं। ध्यान से सुनना, ऐसे क्वेश्चंस कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आप मुझे यहाँ पे ये बताइए, शायद मैंने बता दिया था आपको, आपकी क्लास में नहीं 9th में बताया था, क्लास 9th वाली सेशन में बताया था, 10th में शायद बताया नहीं है। उसको डिस्कस करते हैं। पहले मुझे बताओ, अगर मैं कहूँ फ्रॉम 1 to 10 कितने नंबर होंगे, मतलब कितने इंटीजर्स होंगे? बोलो कितने इंटीजर्स होंगे फ्रॉम 1 to 10? बोलो। 10 10 इंटीजर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेकिन बेटा यही क्वेश्चन जब बिटवीन 1 and 100 का आ जाए, बिटवीन 1 and 100 का मतलब 10 का आ जाए, तो अब कितने इंटीजर्स होंगे? 9 नो, 9 भी नहीं होंगे, 8 होंगे। 1 and 10 दोनों ही नहीं गिनेंगे. देखो बिटवीन 1 and 10 का मतलब है 1 और 10 के बीच में,
तो उसमें ना तो 1 काउंट होगा ना 10 काउंट होगा, इनके बीच के काउंट होंगे, यानी 2 से लेके 9 तक ही काउंट होंगे। तो 8 इंटीजर्स होंगे या नहीं होंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल Yes, sir. learn the Yes, sir. difference between, first of all learn the difference between from to, between and। जब from लिखा रहेगा तो उसके साथ में to प्रीपोजिशन का कॉम्बिनेशन रहेगा, जब between लिखा रहेगा उसके साथ and प्रीपोजिशन का कॉम्बिनेशन रहेगा। चेक कर लो, between के साथ and आ रहा है, अभी from to का यहाँ पे क्वेश्चन है नहीं, अगर आ जाता है, अगर मान लो यहाँ पे between की जगह from आएगा तो फिर and की जगह to आएगा। फ्रॉम टू में क्या करेंगे हम, जो नंबर्स उसने कहे हैं, जैसे मान लो 10 और 250 कहे हैं तो 10 भी काउंट करेंगे, 250 भी काउंट करेंगे। कब करेंगे? जब फ्रॉम और टू हो। बट बिकॉज यहाँ पे बिटवीन और एंड है तो मैं ना तो 10 को काउंट करूंगा और ना ही मैं 250 काउंट करूंगा। मेरी गिनती कहाँ से शुरू होगी? 11 से, और खत्म कहाँ होगी? 249 पर ही खत्म हो जाएगी। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes. चलो तो अब पढ़ते हैं Yes, sir. क्वेश्चन। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? देखो सिंपल सा एक क्वेश्चन है कि कितने 3 डिजिट के नंबर्स हैं जो 7 से डिविजिबल होते हैं। कितने 3 डिजिट के नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल होते हैं? तो इसको काट दो एक बार, डिविजिबल बाय 7 को काट दो। केवल मेरा क्वेश्चन अगर ये होता कि दुनिया में कितने 3 डिजिट के नंबर होते हैं, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर देयर, तो कोई बता सकता है कितने 3 डिजिट के नंबर्स होते हैं? 3 डिजिट का नंबर समझ गए ना, जब अपन हंड्रेड्स में चले गए, 1s 10s 100s, तो वो सारे 3 डिजिट के नंबर्स हैं। तो कितने 3 डिजिट के नंबर्स होते हैं दुनिया में? 899. 899। आर यू श्योर? रॉन्ग। Sir, 100 to 999. कितने हुए? कितने हुए? 1000. 100 to 999 1000 नंबर्स हो गए? No, sir. बोलो मोहित, पहले तो मुझे बताओ पहला 3 डिजिट Sir, का नंबर। 900. 900 इज द राइट आंसर। देखो मुझे बताओ पहला 3 डिजिट का नंबर कौन सा होता है? 100। भाई 100 100. नंबर जो 100 है, यहाँ से 3 डिजिट के नंबर स्टार्ट हो जाते हैं और आखिरी खत्म कहाँ पे होते हैं सारे के सारे? 999। उसके बाद तो फिर अगला 1000 वो 4 डिजिट में चला जाता है। तो यही दुनिया में सारे 3 डिजिट नंबर्स हैं, इन्हीं के अंदर है। अब कितने होते हैं कोई पूछे तो देखो मुझे एक चीज बताओ, 1 से लेके 999 तक 999 नंबर्स होंगे? होंगे या नहीं होंगे? होंगे सर। Yes, और sir. जब हमने 100 से गिनती शुरू करी तो 1 से लेके 99 नहीं काउंट किए हमने, यानी 99 नंबर माइनस कर दो। तो कितने नंबर्स हुए टोटल 3 डिजिट के? 900. 900 नंबर्स हुए। अभी क्लियर है ये चीज, ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर है? तो मैं आगे की बात करूं। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब हमारा ये Yes, कॉन्सेप्ट sir. क्लियर है कि 3 डिजिट के नंबर्स जो होते हैं वो ये होते हैं, 100 होता है, फिर 101 होता है, फिर 102 होता है, ऐसे चलता जाता है और आखिरी जो होता है वो होता है 998 और 999 पे जाके ये कहानी खत्म हो जाती है। ये टोटल 900 नंबर्स है मेरे पास, 900 नंबर्स। क्वेश्चन इज इनमें से इनमें से कितने, कौन कौन से नहीं पूछे, कितने पूछे, इनमें से कितने नंबर्स हैं जो 7 से डिविजिबल हैं? फॉर एग्जाम्पल मुझे बताओ 100 क्या 7 से डिविजिबल है क्या? मतलब पूरा पूरा कट जाएगा क्या डिवाइड करेंगे तो? No, sir. नो। No, 101 भी नहीं कटेगा शायद, है ना? 102 नहीं, फिर 103 भी नहीं होगा, 104 वो भी नहीं होगा, 103 भी नहीं होगा, 104 वो भी नहीं होगा, 105 होगा, Yes, है sir. ना? 105। तो 105 के बाद फिर अगला नंबर कब आएगा जो 7 से डिविजिबल होगा? अगला नंबर 7 डिजिट्स के बाद 7 के गैप में ही आएगा, क्योंकि 7 की डिविजिबिलिटी चल रही है। तो 105 के बाद अब अगला 105 में 7 जोड़ो 112 पे आएगा, 112. फिर वापस 7 जोड़ो 119 पे आएगा। भाई 100. जब 7 की डिविजिबिलिटी देख रहे हैं तो पहला नंबर मान लो 105 मिला, तो अब अगला ना तो 106 मिलेगा, ना 7 मिलेगा, ना 8 मिलेगा, ना 9 मिलेगा, ना 10, ना 11, फिर 12 मिलेगा। 7 के गैप में मिलेगा ना, है ना? Yes, sir. तो ऐसे करते करते जैसे पहला नंबर तो मिला 105, दूसरा मिल गया 112, तीसरा मिल गया 119, चौथा फिर 7 जोड़ दो 126, ऐसे ही चलते जाएंगे। ये भी सोचना पड़ेगा कि आखिरी कौन सा मिलेगा। तो ऐसे करते करते ये टोटल कितने 3 डिजिट के नंबर्स हैं जो कि 7 से डिविजिबल होंगे? दिस इज अवर क्वेश्चन। अब पहले तो मुझे ये बताओ क्वेश्चन समझ में आ गया? भाई वो हमसे निकल Yes, sir. आंसर किस Yes, चीज का? sir. Yes, sir. सबको क्लियर है?
बिकॉज सॉल्यूशन तो बात की बात है, सबसे पहले क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया तो कुछ भी बात करने का कोई मतलब नहीं है, आगे की बात करने का कोई मतलब नहीं। क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को? यस सर। Yes, sir. तो हम क्या करेंगे, आप देखो ध्यान से, ये एक सीरीज चल रही है साथ साथ के गैप में, चल रही है कि नहीं चल रही है? बोलो। Yes, sir. ये Yes, सीरीज sir. चल रही है साथ साथ के गैप में। तो अगर मैं आखिरी वाला नंबर निकाल लूं, मान लो आखिरी वाला नंबर आप खुद ही निकाल लो ना, चलो मुझे बताओ, आखिरी वाला वैसे तो 3 डिजिट का नंबर होता है 999, लेकिन 999 7 से कट जाएगा क्या? काट के देखना जरा। नो सर। No, sir. तो 999 से पिछला देखो 998, क्योंकि 4 डिजिट में तो जा ही नहीं सकते हम, 3 डिजिट ही देखना है। पिछला देखो 998, No, sir. उससे No, पिछला sir. देखो, उससे पिछला देखो, No, sir. उससे पिछला देखो, नो सर। नो सर। उससे पिछला, कहीं तो मिलेगा। Sir, 994. 994 मिला मुझे। 994 के बाद ऐसा कोई भी 3 डिजिट का नंबर नहीं है जो 7 से कट जाए। तो आखिरी 3 डिजिट नंबर मिल गया मुझे 994। तो यानी कि ये सीरीज ऐसे ऐसे करती करती 994 पे एंड होगी। तो अब ये वाला क्वेश्चन कुछ कुछ क्या पूरा कुछ इस क्वेश्चन की तरह बदल चुका है। कौन सा वाला? क्वेश्चन नंबर 5 की जगह, 5 की तरह, जिसमें पहला टर्म गिवन है, कुछ टर्म्स गिवन है और आखिरी गिवन है, और आपसे पूछ लिए कि इसमें कितने टर्म्स हैं, इस सीरीज में टोटल कितने टर्म्स हैं। तो अब मेरा क्वेश्चन भी सेम टू सेम वैसा ही बन गया भाई, पहला नंबर 105, फिर 112, फिर 119 एंड सो ऑन, ऐसे चलता जा रहा है, और आखिरी वाला भी मिल गया मुझे 994। तो बताइए जरा, अब इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में कोई भी डिफरेंस है क्या? नो No, सर। sir. No, sir. समझ में आया भाई? एक तो मैं डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन देके कह दूं कि बताओ नंबर ऑफ टर्म्स, और एक में इस तरीके से पूछूं, केवल इस चीज का डिफरेंस है। बाकी अगर हम इसको एक सीरीज में कन्वर्ट कर दें, एक बार कन्वर्ट कर दिया, ये सीरीज बन गई, तो अब तो काफी सरल क्वेश्चन हो गया। अब हमसे केवल ये पूछा गया है कि कितने नंबर्स हैं, मतलब इसमें कितनी टर्म्स हैं, इस सीरीज में कितनी टर्म्स हैं। क्लियर है? शुरू करें? यस Yes, sir. चलिए, तो सबसे पहले हम, अच्छा उससे पहले एक शॉर्टकट ये भी देख लीजिए कि हम कैसे पता लगाते हैं कि कौन सा पहला नंबर आएगा और कौन सा आखिरी आएगा। इसको आपको वहां पे फेयर में नहीं लिखना है, ये केवल आपके समझने के लिए, आप रफली आप इसको सॉल्व करोगे। देखो 100 से 999 यही होते हैं 3 डिजिट नंबर्स, यही होते हैं, Yes, sir. यही होते हैं, इनसे बाहर तो होंगे भी नहीं। तो पहला 3 डिजिट का नंबर चाहिए जो 7 से डिविजिबल हो। तो मैं पहला नंबर उठा रहा हूँ 100, उसको मैं 7 से डिवाइड कर रहा हूँ। बोलो 7 1 जा 7, 3 30, 7 4 जा 28। तो रिमाइंडर बच गया 2। अब रिमाइंडर बच गया 2, दैट मीन्स 100 7 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 100 7 से डिविजिबल तभी होता जब रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचता, 0 रिमाइंडर बचता। बट बिकॉज रिमाइंडर 2 बच गया, इसलिए 100 इससे डिविजिबल नहीं है। अब आपको कुछ ऐसा इसमें करना है ताकि ये जो 2 रिमाइंडर बचे, ये 2 ना बच के 0 बचे। तो हम क्या करेंगे, इसमें इसको 7 बना देंगे। मतलब अगर मैं इसमें 5 और जोड़ दूं, अगर मैं इसमें 5 और जोड़ दूं तो इसके इसका कोटा पूरा हो जाता है 7 का। Yes, sir. समझ रहे हो ना? Yes, तो sir. ऐसे सोचो, मान लो आपके पास 100 चॉकलेट्स हैं, आपके पास 100 चॉकलेट्स हैं, आपको हर एक बच्चे को 7-7 चॉकलेट्स देनी है, ठीक है? तो आपने 14 बच्चों को तो दे दी 7 चॉकलेट, 14 इंटू 7 यानी 98 चॉकलेट्स तो आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दी। लेकिन रिमाइंडर कितनी चॉकलेट्स बच गई? 2 चॉकलेट्स बच गई। तो अब आप सोचोगे 2 का क्या करें, तो आपको अगर 5 चॉकलेट्स और कैरी मिल जाए कहीं से, तो उसको 7 बना के आप एक बच्चे को और दे सकते हो ना? Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, जो sir. रिमाइंडर आए उसमें उतना ही नंबर और ऐड कर दो जो कि उसको पूरा ये डिवीजर के बराबर बना दे। तो 5 ऐड करना पड़ रहा है, तो 100 में 5 ऐड करेंगे, दैट मीन्स पहला नंबर क्या है? 105। समझ में आया पहला नंबर कैसे निकालेंगे सभी को? Yes, sir. चलो, अगर यही चीज मैं 100 से 999 के बीच की डिविजिबिलिटी में पूछता, और मैं यही चीज आपसे पूछता कि 8 से डिविजिबल नंबर बताना है, तो क्या करते? 100 को 8 से डिवाइड करते, 8 1 जा 8,
बचा क्या 20, 8 2 जा 16, बचा क्या 4, रिमाइंडर 4 बच गया। अब 4 को क्या बनाना है आपको, 8 बनाना है। तो 4 को 8 बनाने के लिए क्या और ऐड करना पड़ेगा, कितने एक्स्ट्रा चॉकलेट्स की जरूरत फोर पड़ेगी, 4। फोर Plus ये 4. 4 आप 100 में जोड़ दोगे तो पहला नंबर कौन सा मिलेगा, 104। 104। अब मेरे हिसाब से सबको क्लियर है कि पहला नंबर कैसे निकालते हैं। अब क्लियर है ना Yes, पहला sir. नंबर कैसे निकालते। अब आप कहोगे कि सर हम तो ऐसे ही कर करके ही देख लेंगे ना, पहले 100 को कर लेंगे, फिर 101 को करके देख लेंगे, फिर 102 को करके देख लेंगे, कहीं ना कहीं तो निकलेगा। तो अगर डिविजिबल बाय 7 पूछा है, 8 पूछा है, 9 पूछा है, तब तो आप कर करके देख लोगे। लेकिन मैंने अगर कोई बड़ा नंबर पूछ लिया, फॉर एग्जाम्पल 100 से 999, अब पहला नंबर बताओ जो 29 से डिविजिबल हो। तो मान लो आपका 100 नहीं आया, तो ऐसे करते करते 129 तक आप चेक करोगे क्या, तो बड़ा हेक्टिक प्रोसेस हो जाएगा ना। तो हम क्या करेंगे, सीधे 29 से डिवाइड करेंगे। 29 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार कैंसिल आउट होगा बताओ, 3 टाइम्स। 29 3 जा 87 होता है, ठीक है। कितना रिमाइंडर बचा, 13। अब इसको 29 बनाने के लिए कितने नंबर्स और चाहिए, मतलब कितनी चॉकलेट्स एक्स्ट्रा और चाहिए, 16 16। तो ये 16 आप 100 में जोड़ दो, यानी 116 पहला नंबर होगा जो 29 से डिवाइड होगा। अब तो समझ में आ ही गया होगा। Yes, sir. लेकिन 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 ये प्रोसेस केवल पहला नंबर निकालने का है, आखिरी नंबर निकालने का थोड़ा दूसरा प्रोसेस है, वो देखो थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट है। अब आखिरी नंबर जो 7 से डिविजिबल है वो मुझे पता लगाना है। तो करना तो वही है, आखिरी नंबर को उठा के 7 से डिवाइड करा दो, देखते हैं क्या होता है। कई बार तो आखिरी नंबर खुद ही हो ही जाता है डिवाइड, हो जाए तो ये खुद ही पहला नंबर मतलब आखिरी नंबर होगा। चेक करते हैं, 7 1 जा 7, 29, 7 4 जा 28, क्या बचा 1 19, 7 2 जा 14, क्या बचा 5। अब आप वो काम मत कर देना जो आप इधर कर रहे थे, +2 कर दो कहीं इसमें। अगर आप +2 करोगे तो सोचो 999 में अगर आप +2 कर दोगे तो ये तो 4 डिजिट नंबर बन जाएगा। तो 4 डिजिट नंबर थोड़ा ना चाहिए। तो जो काम हम पहला नंबर निकालने के लिए कर रहे थे वो काम हम आखिरी नंबर निकालने के लिए नहीं करेंगे। फिर उसके लिए क्या करेंगे, हम सीधे सीधे क्या करेंगे, भाई 5 चॉकलेट्स बच गई हैं तो एक काम करते हैं, खुद ही खा जाते हैं। इसको 7 बनाना ही नहीं है, 2 करके इसको 7 नहीं बनाना, ये बच गई है खुद ही पेट में हजम कर लो। मतलब शिवम वाला तरीका हम अप्लाई करेंगे, जो बच गई वो खुद की, यानी कि इसको इसमें से ऐसे कैसे उड़ा देंगे। 999 में से 5 गए और उनको कह देंगे साहब चॉकलेट 994 ही थी, छोड़ो सबको बांट दी साथ साथ। समझ गए, Yes, sir. ठीक है। पहला नंबर निकालने के लिए वो कोटा पूरा करने के लिए प्लस करेंगे, आखिरी नंबर निकालने के लिए यही रिमाइंडर उसमें से माइनस करेंगे। क्लियर है, Yes, sir. तो ये सारा काम जो अभी मैंने आपको बताया सब रफ में करके देखना है, इनमें से कुछ भी फेयर में नहीं लिखना। फेयर में तो हमको डायरेक्ट लिखना है क्या, वी नो दैट फर्स्ट 3 डिजिट नंबर, फर्स्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7 इक्वल टू, क्या आया था पहला 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7, 105 या 4 आया था, Yes, sir. 105. 105। अब ये 105 कहां से आया कैसे आया ये हमको फेयर में कुछ नहीं लिखना है, ये आपने आपका रफ कैलकुलेशन है। चाहे से आपने एक एक नंबर करके देखा हो, 100 101 102 103, चाहे से आपने नहीं करके देखा हो, जो मैंने तरीका बताया उससे किया हो, कैसे भी किया हो, ये आपका सारा रफ कैलकुलेशन क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, 3 निकालेंगे एंड सेकंड और फिर थर्ड, सेकंड 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7, तो ऑब्वियसली मैंने बताया था साथ साथ के गैप में आएगा, तो 112 आएगा अगला, और एक बार थर्ड भी निकाल लेंगे क्योंकि कम से कम 3 टर्म्स की तो एपी बनाए, सीरीज में डालें तो 3 टर्म्स तो लिखें। थर्ड 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7, क्या स्टेप लिख दी मैंने ऊपर, वी नो दैट हम जहां भी लगाते हैं उसका मतलब होता है कि ये चीज तो अंडरस्टूड है। भाई इतनी सी बात तेरे को नहीं पता है कि हम एग्जामिनर को क्वेश्चन चेक करने वाले को कह रहे हैं कि देख भाई इतना तो तेरे को पता ही होगा, वी नो दैट। भाई इसको मैं समझाऊंगा नहीं, समझ जाना अपने आप, ठीक है।
112 प्लस 7 119। 19। ठीक है, तो अब हम ये एक सीरीज बन गई। मीटिंग लीव करके वापस आओ जल्दी से। तो अब ये एक सीरीज बन गई, दिख रही है हमको 105, 112, 119 एंड सो ऑन, ऐसे चलती जा रही है। तो इसको मैं एक सीरीज की फॉर्म दे देता हूं। नाउ इट फॉर्म्स एन एपी, मतलब सीरीज बन गई यानी वो एपी बन गई। इट फॉर्म्स एन एपी, और एपी कैसे बनी लिख लो, 105, 100। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, अरे लास्ट तो निकालो, लास्ट भी निकालना है, वो तो भूल ही गए। 1 सेकेंड, इस स्टेप से पहले एक बार हमको लास्ट भी निकालना है। ऑल्सो लास्ट 3 डिजिट नंबर, लास्ट 3 डिजिट नंबर, क्योंकि जब तक लास्ट टर्म पता नहीं होता है एपी का तब तक हम नंबर ऑफ टर्म्स नहीं निकाल सकते ना, यही बताया था। तो लास्ट भी पता करना पड़ेगा। और कितना आया था 994, कैसे आया था, क्या प्रोसेस किया वो बताना नहीं है यहाँ पे। अब लिखिए कि नाउ इट फॉर्म्स एन एपी, इट फॉर्म्स एन एपी। किस तरह की एपी बन रही है, 105, 112, 119, सो ऑन, और लास्ट टर्म क्या आ रहा है 994। ठीक है, वेयर, वेयर इस एपी के अंदर ए और डी निकाल सकते हो ना आसानी से। वेयर ए तो क्या आएगा, वही A1 के बराबर यानी कि 105, एंड डी क्या आएगा, वैसे तो 7 ही आएगा, पता है A2 मुझे। minus A1 7। वैसे तो मुझे पता है कि वो 7 ही आएगा, पर फॉर्मेलिटी के तौर पे A2 माइनस A1 करो, यानी कि 112 माइनस 105 करो, दैट इज 7। तो AOD आ गया मेरे पास। ऑल्सो लास्ट टर्म यानी L, L की वैल्यू भी है मेरे पास क्या, 994। तो अगर अब आपके पास एपी में A, D और L ये 3 चीजें हैं, क्या क्या, A, D, L, तो आप चौथी चीज, मिसिंग चीज N निकाल सकते हो ना भाई। 4 में से 3 तो हो गई। L क्या है, वो L वही तो है AN भाई, L तो AN ही है। तो A आ गया, D आ गया, AN आ गया, तो नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हो ना। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. तो अब हम लिखते हैं नीचे, नाउ वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, we are required to find the number। कैसे निकाला था हमने, क्या हमने यहाँ पे लॉजिक अप्लाई किया था, हमने लास्ट टर्म को an मान लिया था, लास्ट टर्म को हमने an मान लिया था, और उसका सीक्वेंस निकाल लिया था भाई कौन से नंबर पे रखी हुई है, जिस नंबर पे रखी हुई है उतनी ही टर्म्स होंगी, है ना, इन द एपी। बोलो ऐसे ही किया था हमने इस टाइप का क्वेश्चन, जब हमने वो 2 क्वेश्चन किए थे, क्वेश्चन नंबर 5 है 6 है कौन सा है, तो ऐसे ही किया था ना। Yes, sir. विल राइट, Yes, sir. वी विल राइट, हम क्या करेंगे, ए एन को एल के इक्वल रख देंगे, ए एन को एक्सपेंड कर देंगे यहाँ पे, यानी कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और एल की वैल्यू रख देंगे एज इट इज 994। चलो ए और डी को भी की भी वैल्यू है हमारे पास, लिख दो। ए की वैल्यू क्या है 105 प्लस एन माइनस 1 एंड डी की वैल्यू क्या थी 7 इक्वल टू 994। बोलो सबसे पहले बॉर्डर पार किसको भेजेंगे, 105। 105। उधर जाके क्या हो जाएगा, वो इधर प्लस में तो उधर जाके माइनस माइनस कर दो। 994 माइनस 105 889. 889। अब किसकी बारी है जाने की, 7। 7। उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड Yes, sir. करो, डिवाइड 7 बन जा 7, 18 हो गया, 7 2 जा 14, 49 हो गया, 7 7 जा 14। अब किसकी बारी है, माइनस माइनस 1, तो उधर जाके क्या हो जाएगा +1, दैट इज 128।
तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है उस एपी में? 128। यानी कि दुनिया में 128 नंबर ऐसे हैं जो 3 डिजिट के भी हैं और 7 से पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं। समझ आया? Yes. Yes, sir. Yes, sir. So the position of the last term is 128th term. लास्ट टर्म की पोजीशन 128 है, therefore टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी in the AP will be 128 terms. कितनी टर्म्स हैं उस एपी में? तो लास्ट क्लोजिंग स्टेटमेंट हम उसी की भाषा में लिखेंगे, देयर आर 128 numbers, 128 3 डिजिट नंबर्स, क्योंकि बात तो 3 डिजिट नंबर्स की है ना, मेन मुद्दा तो यही है। 3 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 7। अब ये क्वेश्चन कैसे भी घूम फिर के आ सकता है, डिविजिबल बाय 8 भी पूछ सकता है, डिविजिबल बाय 11 भी पूछ सकता है, 3 डिजिट की जगह कल को 4 डिजिट भी कर सकता है, 2 डिजिट भी कर सकता है, 1 सिंगल डिजिट भी कर सकता है। क्लियर है? अब कैसे भी करके दे दे तो कर लोगे ना? बोलो। Yes, Sir, sir. division 7 आएगा। Sir, divisible by 7 आएगा ना? ठीक है, तो एक क्वेश्चन पहले तो इसका जैसा ही मार्क करो, आप लिखवा रहा हूं मैं, इसी में चेंजेस करो। हाउ मैनी 3 डिजिट की जगह कर दो 4 डिजिट, 3 डिजिट की जगह तो 4 डिजिट, और नंबर डिविजिबल बाय 7 की जगह कर दीजिए 19। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 19? ये आप कल होमवर्क में करके आएंगे, हो जाएगा? बताओ। Yes, sir. Yes, sir. 4 डिजिट नंबर कहां से शुरू होंगे? 1000 से, और खत्म कहां पे होंगे? 9999 पे। ठीक है, इसमें से फिर पहला नंबर निकालोगे जो 19 से डिविजिबल हो, वही डिवाइड करके, और फिर आखिरी नंबर निकालोगे और वही सीरीज बनाओगे और वही n की वैल्यू निकालोगे। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. चलते हैं 14। अब 14 क्वेश्चन भी सेम टू सेम वैसा ही है, पर इसमें बस खास ध्यान आपको बिटवीन और एंड का रखना है ना। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250? पहले तो मुझे बताओ मल्टीपल का मतलब क्या होता है? मल्टीपल Factors. हाँ, फैक्टर तो मल्टीपल का जस्ट उल्टा है, सर उसकी टेबल में आता है जो उसकी टेबल में Sir, जो भी 4 की टेबल में आते हैं। जो भी 4 की टेबल में, फॉर एग्जांपल 4 1 जा 4 है, 4 2 जा 8 है, 4 3 जा 12 है, 4 4 जा 16 है। तो ये जितने भी नंबर्स 4 की टेबल में आ रहे हैं ये सब 4 के मल्टीपल्स हैं, ये सब 4 के क्या हैं? मल्टीपल्स हैं। तो 4 के मल्टीपल्स कौन कौन से होंगे? 4 8 12 16 20 24, चलाते जाओ इनफाइनाइटली तक, ऐसे चलता जाएगा। भाई टेबल तो अपन लास्ट 2 10 4 10 या 40 तक याद रखते हैं, लेकिन मल्टीपल वहां खत्म नहीं होते, मल्टीपल और आगे तक जाते हैं, 4 × 11 44, और ऐसे करके इनफाइनाइट तक ये 4 के मल्टीपल्स हो सकते हैं। तो इनमें से कौन से ऐसे मल्टीपल्स हैं जो 10 के और 250 के बीच में है? अब मुझे बताओ, 4 जो है वो 10 और 250 के बीच में है क्या? नहीं है। 8 भी नहीं है। तो पहला कौन सा आएगा? 12। तो आपकी सीरीज 12 से शुरू होगी, 4 से शुरू नहीं होगी। क्लियर? ठीक है ना? आपकी सीरीज। अच्छा, आखिरी कौन सा होगा? तो वही सेम चीज देखो, 250 को पहले डिवाइड करो 4 से, तो 4 6 जा 24, 10, 4 2 जा 8, बचा 2। अब आखिरी निकालने के लिए इसको एज इट इज माइनस कर देंगे ना इसमें से, तो 250 - 2 यानी कि 248। यानी आखिरी नंबर कौन सा होगा जो 4 की टेबल में आएगा या 4 से डिवाइड होगा? उसकी टेबल में आएगा मीन्स उससे डिवाइड होगा, एक ही बात है। यानी क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 में पूछने का बस तरीका अलग है कि उससे डिवाइड होगा या उसकी टेबल में आएगा, बात एक ही है। अगर मैं इस क्वेश्चन नंबर 13 को भी ऐसे लिख देता कि जो 7 का मल्टीपल हो तो भी आंसर हो जाता, या क्वेश्चन नंबर 14 को 13 की लैंग्वेज में लिख लेता कि कौन से नंबर जो है 4 से डिवाइड होंगे या डिविजिबल होंगे बाय 4, तो भी बात एक ही होती। समझ में आया? तो पहला नंबर 12, आखिरी नंबर 248,
चलाते जाओ सीरीज। 12 के बाद क्या आएगी? 16। 16 के बाद 16 ऐसे करते 20 पूरे 24 चीज की 1-2 लाइनें में लिखवा रहा हूँ आपको, बाकी का काम आपका रहेगा होमवर्क। देखो इसी में चेंजेस करके लिखाता हूँ मैं। वी नो दैट 3 डिजिट डिजिट का यहाँ पे कोई झंझट नहीं है। फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 4, हम यहाँ पे मेन जो बात है वो है कि वो 10 और 250 के बीच में लाए होना चाहिए। 4 लाइंग बिटवीन 10 एंड 250। कौन सा आया था पहला मल्टीपल? 12, 8 नहीं 12, 12 आया था ना, बोलो। फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर लास्ट। yes sir सेकंड मल्टीपल ऑफ 4 लाइंग बिटवीन 10 एंड 250, थर्ड मल्टीपल ऑफ 4 लाइंग बिटवीन 10 एंड 250, एंड लास्ट मल्टीपल। उसके बाद सीरीज बन जाएगी और आगे का काम आप करना जानते हैं। तो सेकंड मल्टीपल ऑफ 4 लाइंग बिटवीन 10 एंड 250, सेकंड क्या आएगा? 4 के गैप में आएगा, 16 आएगा। थर्ड मल्टीपल ऑफ 4 lying between 10 and 250, it is 12, 16, 20, and last multiple of 4 lying between ये into लिख दिया मैंने गलती से, and है ना, and 250, 10 and 250। लास्ट कौन सा निकाला था अभी हमने? 248। 248। सो इट फॉर्म्स एन एपी। एपी तैयार है हमारी। 12, 16, 20, सो ऑन लास्ट 248। वेयर ए तो वही 12, वेयर ए तो वही A1 के बराबर, ये 16 माइनस 12 यानी कि 4 के बराबर, और लास्ट टर्म 248। आगे का काम होमवर्क है, कर लोगे ना? Yes, sir. yes sir तो इतना नोट डाउन कर लीजिए या फिर समझ लीजिए, फिर करते रहना। समझ तो गई हो ना? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। yes sir यस सर। तो आपका लिख लेंगे एक बार। एक लाइन लिख दे, बाकी सब कॉपी पेस्ट है, ठीक है? थोड़ी बस अकल लगा लेना नकल में, ठीक है ना? ठीक है दिव्यांग, आज तो योगा भी नीचे किया कर है। दो। वीडियो भी तो अपलोड करोगे? वीडियो भी तो अपलोड करेंगे। आज तो योगा भी किया है तूने इतना सारा, इतने खतरनाक खतरनाक आसन किए, तो आज तो तेरा माइंड और ज्यादा डेवलप हो गया होगा, इंटरनल स्ट्रेंथ मिली होगी तेरे को काफी। मिली कि नहीं मिली? यस सर। अच्छा अच्छा महसूस हो रहा है? यस सर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कितने हो गए अब हमारे पास? 13th हो गया, 14th हो गया, 16th, 15th रह रहा है इसमें ना। 15 देखो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n nth टर्म्स ऑफ 2 APs। अच्छा 2 APs हैं, 1 AP इज दिस एंड सेकेंड AP इज दिस। तो n की एक ऐसी वैल्यू बताओ जिससे कि इस AP की भी nth टर्म और इस AP की भी nth टर्म दोनों बराबर हो जाएं, इक्वल हो जाएं। समझे क्या कुछ क्वेश्चन? क्वेश्चन समझे क्या? ईमानदारी से बताओ। no sir repeat कर दो no sir नहीं समझे? बोलो सोनाक्षी। यस सर समझ गए। समझाओ। सर ये 2 एपी है और इन दोनों का जो लास्ट टर्म है, nth टर्म, वो लास्ट नहीं कह इक्वल रहा है। हूं मैं, कोई सा भी हो सकता है, बीच का भी हो सकता है। वो तो देखो nth टर्म अपन मान लेते हैं कि लास्ट टर्म। इन दोनों एपीज में कोई एक टर्म ऐसा आएगा जो सेम होगा दोनों में और सेम पोजीशन पे होगा। सेम वो पोजीशन पे मैथ होगा, ठीक है। सही कह रहे हो। देखो मान लो कि ऐसे कोई एपी चल रही है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है।
और एक एपी मान लो ऐसे चल रही है 12, 10। ऑब्वियसली ऐसे दो एपीज जब होंगी, जब सेम टर्म्स होंगे, तो एक तो बढ़ते हुए डायरेक्शन में होगी और एक घटती हुई डायरेक्शन में होगी। चेक करो, इधर भी ऐसी है ना, लेकिन इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी, एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी, तभी तो दोनों का मेल होगा, नहीं तो मेल ही नहीं होगा। 12, 10, 8। सर दोनों इंक्रीजिंग में ये तो। सर दोनों इंक्रीजिंग में है। अच्छा, दोनों इंक्रीजिंग में, हाँ, लेकिन यहाँ पे अच्छा फिर स्पीड कम ज्यादा करनी पड़ेगी। देखो इसकी सर, डी स्पीड तो ज्यादा है 2-2 उसका। की है, इसकी स्पीड 2-2 की है, इसकी स्पीड 7-7 की है, तभी तो ये इसको पकड़ पाएगी। देखो आप ये देखो, ये काफी पीछे, ये एपी इससे काफी पीछे, इस एपी को इसको पकड़ना है, तो इसकी स्पीड 7-7 की है, तभी ये इसको पकड़ पाएगी। मान लो इसकी स्पीड भी मैं 2-2 की कर देता, 3, 5, 7 कर देता, तो ये इसको कभी पकड़ ही नहीं पाती, नहीं पकड़ पाती ना। कहाँ उसमें 63, 65 बहुत आगे, वो ये 2-2 से बढ़ती तो वो भी 2-2 से आगे बढ़ती जाती। हाँ, तो हम चलो हम हमारा एक एग्जांपल देखते हैं, फिर दोनों इंक्रीजिंग लेनी है ना, चलो दोनों इंक्रीजिंग ले लेते हैं। एक तो वही ले लो, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब देखिए, एक दूसरी एपी ले रहा हूं मैं, 4, 8, 12, 16। एक बार के लिए देखो मैं डिक्रीजिंग ले रहा हूँ, फिर इंक्रीजिंग में भी समझ में आ जाएगा। इंक्रीजिंग दो डायरेक्ट में इंक्रीजिंग लूंगा तो उतना अच्छे से आपको समझ नहीं आएगा, तो एक बार के लिए मैं डिक्रीजिंग ले रहा हूँ, चीज को केवल समझाने के लिए कि क्वेश्चन क्या है, एक्चुअली क्वेश्चन क्या है। तो वो ही मैं 2-2 से ही डिक्रीजिंग कर रहा हूँ, क्योंकि डिक्रीजिंग में तो अगर अपन बराबर भी करें तो भी वो मिल जाएगा। 12, 10, 8, 6, 4, 2। तो अब इनमें से कौन सी ऐसी पोजीशन है जहां पे बराबर के टर्म्स बैठे हैं, बिल्कुल इक्वल टर्म्स बैठे हैं, चेक करो। फिफ्थ पोजीशन। और 10th पोजीशन। तो मेरा आंसर हो जाएगा फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म ऐसी टर्म है जो दोनों एपी में इक्वल है। वैसे ही आपसे पूछा गया है कि इन दो एपी में कौन सी टर्म्स हैं जो इक्वल है। अब समझ में आया क्वेश्चन? यस सर। ठीक है, ये क्वेश्चन समझाने के लिए मैंने ऐसा बस आपको एक डेमो दिया। क्वेश्चन हमारा ये नहीं है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं अब आ गई? यस सर। यस सर। देखो, जैसे इस एपी का भी मैंने फिफ्थ टर्म लिया और इस एपी का भी मैंने फिफ्थ टर्म लिया, तो वो दो, इसका फिफ्थ टर्म और उसका फिफ्थ टर्म दोनों इक्वल हो गए ना। तो मुझे ये पता लगाना है कि n की ऐसी कोई वैल्यू बताओ कि इस एपी का भी nth टर्म ले लो और इस एपी का भी nth टर्म ले लो और दोनों इक्वल हो जाए। क्वेश्चन क्लियर है अभी? यस सर। तो वो n की वैल्यू क्या होगी, वो n की वैल्यू क्या होगी जिसमें nth टर्म इसका और nth टर्म इसका दोनों इक्वल हो जाए। चलते हैं, लिखिए स्टार्ट राइटिंग। अच्छा, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर देना इस क्वेश्चन को। हेयर the two given APs are। अब जब भी दो एपीज होती हैं तो स्मॉल लेटर एंड कैपिटल लेटर का सारा लेना पड़ता है, यस और नो, है ना? यस सर। जो एपी Yes, हमको sir. बड़ी दिखाई दे रही है उसमें हम कैपिटल लेटर्स लिख लेते हैं। 63, 65, जिसकी स्टार्टिंग बड़े से हुई है उसको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करा देते हैं। एंड सेकेंड एपी इज 3, 10, 17 एंड सो ऑन। ठीक है, तो हम ले लेते हैं। सो let us take for AP1। AP1 यानी पहली एपी। AP1 के लिए मैं फर्स्ट टर्म को कैपिटल ए मान लेता हूँ, वो बड़ी है ना, और कॉमन डिफरेंस को कैपिटल डी मान लेता हूँ। देखो ऐसा क्वेश्चन एक बार पहले भी आया था, उसमें हमने कॉमन डिफरेंस सेम माना था, स्मॉल डी, लेकिन इसमें तो कॉमन डिफरेंस भी अलग है दोनों का, तो दोनों के लिए अलग अलग लेटर्स आएंगे। बोलो पहले टर्म क्या हो जाएगी 63, और दूसरी टर्म कैसे निकालोगे, दूसरी टर्म में से, ओ सॉरी, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे, दूसरी टर्म में से पहली टर्म माइनस करके, यानी 2।
ये तो हो गया AP1 एंड let us take for AP2, let us take for AP number 2, इसकी फर्स्ट टर्म को अब स्मॉल a और इसके कॉमन डिफरेंस को स्मॉल d ले लेते हैं। तो कुल मिला के 4 चीजें हो गई हमारे पास। तो इसका a क्या आएगा, पहला टर्म क्या है इसका 3 और इसका कॉमन डिफरेंस यानी d क्या आएगा, दूसरे में से पहला घटाओ 7, थोड़ा स्पेस छोड़ के लिखना d है ना, दूसरे में से पहला घटाओ दैट इज 7। यहां तक कोई भी डाउट? No, sir. ओके No, sir. ओके ठीक है साहब। अब हमको पहली एपी का nth टर्म लेना है और दूसरी एपी का nth टर्म लेना है और दोनों को इक्वेट कर देना है, बस हमारा आंसर उससे आ जाएगा। नाउ nth टर्म ऑफ AP1, nth टर्म ऑफ AP1 is given by, बोलो nth टर्म ऑफ AP1 को क्या लिखोगे हम, कैपिटल AN, क्योंकि AP1 की सारी चीजें कैपिटल लेटर्स में ले रहे हो है ना, और nth टर्म ऑफ AP2 Yes, sir. क्या लिखोगे आप, is given by, nth टर्म ऑफ AP2 क्या लिखोगे बोलो, स्मॉल an, Small a1. स्मॉल an है ना, उसमें कैपिटल AN, इसमें स्मॉल an। एक्सपेंड करना जरा कैपिटल AN को करो, A plus ND. कैपिटल n-1 A d Capital A A प्लस n plus N minus D into capital D. n-1 इंटू कैपिटल, और स्मॉल an को तो कितनी बार किया है आपने, स्मॉल a प्लस n-1 इंटू स्मॉल d। देखो वही फॉर्मूला चल रहा है nth टर्म का, बस फर्क इतना है कि दो एपीज है ना, तो एक बार ये a को कैपिटल कर दिया, a को कैपिटल कर दिया, d को कैपिटल कर दिया और एक बार छोटा कर दिया। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपको कैपिटल स्मॉल लेटर में दिक्कत है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, A1 और A2 मानना पड़ेगा, वो मेरे हिसाब से और ज्यादा कंफ्यूजिंग है भाई। इसके तो A2 D2 मान लो, उसके A1 D1 मान लो, वो मेरे हिसाब से और ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो इसलिए कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर मुझे थोड़ा सा ईजी लगता है। बाकी आप चाहो तो वो वाला तरीका भी यूज कर सकते हो। चलिए अब आपको क्या कह रहा है कि इसका nth टर्म जो कि ये है और इसका nth टर्म जो कि ये है, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है ना। Yes, sir. तो हम इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, वैल्यूज पुट अप कर देते हैं और n का आंसर इजीली आ जाएगा। नाउ इट इज गिवन दैट the nth term of both APs are equal. The nth terms of both APs are equal. ठीक है, सो हम क्या करेंगे, कैपिटल AN को या फिर डायरेक्ट वही लिख लो, बार बार क्या एक्सपेंड करना, कर दिया ना एक बार एक्सपेंड, अब एक्सपेंडेड फॉर्म ही लिख लो, A प्लस n-1 इंटू कैपिटल D इक्वल टू स्मॉल a प्लस n-1 इंटू स्मॉल d। तो कैपिटल A कैपिटल D स्मॉल a एंड स्मॉल d, इन चारों की वैल्यूज हैं हमारे पास ऊपर। Yes, sir. Yes, sir. मिसिंग है बेचारा केवल n, मिसिंग तो केवल n ही है, तो कोई बात नहीं, उसकी वैल्यू उससे निकल जाएगी। पुटअप करो, बोलो कैपिटल A की वैल्यू क्या है, 63. प्लस n-1 इंटू कैपिटल D की वैल्यू क्या है 2. स्मॉल a की वैल्यू क्या है 3. n-1 इंटू एंड स्मॉल d की वैल्यू क्या है 7. ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं साइमल्टेनियसली LHS RHS दोनों में। तो 63 प्लस करो 2 इंटू n 2n। अब आप इसमें वो वाला तरीका नहीं कर सकते कि सर 63 को वहां भेज दो, 2 को वहां भेज दो, क्योंकि उधर भी वैसा का वैसा ही भाई बैठा है, उसका जो फॉर्मेट यहाँ है वो का वही फॉर्मेट वहां है।
उन दूसरे क्वेश्चंस में तो क्या होता था, यहाँ पे एक सिंगल नंबर लगा रहता था, जैसे कि मान लो सिंगल नंबर 47, तो हम क्या करते थे, पहले 63 को भेजते थे, फिर 2 को भेजते थे, फिर -1 को भेजते थे और n का आंसर आ जाता था। अब तो ऐसा का ऐसा ही भाई उसका वहां बैठा है ना, तो वो पैतरा आजमाएंगे नहीं। अगर हम 63 को उसके पास भेज देंगे तो वो अपने 3 को भेज देगा इधर, आप इंटू 2 भेजोगे, वो कहेगा ले मेरा भी इंटू 7 है, वो भी तू संभाल, तो कुछ मतलब ही नहीं निकलेगा, सब उसी जगह पे वापस लौट के आ जाएंगे। समझ रहे हो? तो इसको साइमल्टेनियसली अपने अपने पाले में ही सॉल्व करो। 2 इंटू n 2n 2n माइनस 2 1 जा 2 2 प्लस 7 इंटू n 7n 7 7 7। चलो 63 एंड -2, 63 -2 कितना होगा? 61 61 प्लस 2n एज इट इज। उधर आ जाओ, 3 - 7 कितना होगा? -4 -4 4 प्लस 7। अब आप एक काम कर सकते हो कि n वाली टर्म्स को एक साइड पटक दो और कांस्टेंट टर्म्स को एक साइड पटक दो, वहां से आपका n का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 2n ऑलरेडी है और वहां से 7n प्लस का इधर लूंगा तो माइनस का 7n हो जाएगा, और वहां पे ऑलरेडी है -4 और 61 वहां पे भेजोगे तो -61 हो जाएगा। 2n - 7n क्या होगा? -5n और -4 - 61 क्या होगा? -65 तो हम n की वैल्यू निकाल लेते हैं, -65 डिवाइडेड बाई -5। माइनस से माइनस कटा, 65 से 5 काटिए, बताओ कितनी बार कटेगा? 13 13 5 या 65 होता है, तो n की वैल्यू आ गई 13। सो हमारा क्वेश्चन यही तो था कि n की कौन सी वैल्यू के लिए दोनों के nth टर्म्स इक्वल हैं, तो n की किस वैल्यू के लिए इक्वल है? वो n की 13 वैल्यू के लिए इक्वल है। सो द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ n, अब इसको हम क्रॉस वेरीफाई भी करेंगे, है ना, तो लिख लेते हैं, द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ n इज 13 आंसर, क्योंकि 13 छोटा ही आंसर आया ना, 13 टर्म्स को हम देख सकते हैं। अगर n बड़ा आता मेरा, जैसे मान लो 35 36 ऐसा आता, तो फिर वो क्रॉस वेरीफाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता, क्योंकि इतने सारे 35 के 35 टर्म्स निकालने बैठते थोड़ा दिक्कत आती। चलो छोटा ही आया तो एक बार क्रॉस वेरीफाई करते हैं। लिख लिया यहाँ तक सभी ने? यस सर ठीक है जी, अब मुझे बताओ उसको क्रॉस वेरीफाई करना है। हाँ जी, पहली एपी कहाँ से स्टार्ट हो रही है 63 और कितने के गैप में चल रही है? 2 2 के गैप में। बताओ अगला टर्म बताते जाओ जल्दी जल्दी। 67 हाँ 69 71 73 75 77 79 81 83 हो गई क्या 13 टर्म्स? 13 टर्म्स 85 गिन लेना ना, 87 89 91 93। चलो हो ही गए होंगे यस 13। सर सर हो गई ठीक है ठीक सर है हो गई 91 ठीक पे हो है। गई। अब सेकंड वाली एपी कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 3 3। तो इसमें भी उतने ही टर्म्स गिनो, और इसमें लेकिन साथ साथ से बढ़ रही है ना, +7 10 +7 17। चलो आगे बोलते जाओ। 24 20 आगे 31 आगे 38 देखो 7 7 का गैप हुआ ना, तो आवाजें कम हो गई। हम पहले 2 2 के गैप में कैसे बताए जा रहे थे? हाँ बोलो, +7 45 बोलो 40 53 59 59 65 66 66 आगे 73 आगे 73 80 आगे 87 आगे 94 94 कहीं ना कहीं गलती करी है, चेक करो कहाँ करी है। सही है। 94 के बाद 101 101 तो कितनी टर्म्स हो गई है? सर 87 मैच हो गया ना 87 मैच हो गया। हाँ 13th टर्म यहाँ पे मैच हो गई ना। देखो इसकी 13th टर्म कौन सी है? कौन कह रहा था 91 पे 13th टर्म आ रही है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13th टर्म है ये इसकी। यस सर
Yes, sir. 13 टर्म देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 टर्म इसकी भी 87 है। तो दोनों की 13th टर्म इक्वल है या नहीं है दोनों एपीज में? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो यही तो क्वेश्चन था कि दोनों एपीज में कौन सी टर्म इक्वल है, 13th टर्म इक्वल है। हमारा कॉन्सेप्ट वाइज भी 13th टर्म ही आंसर आ रहा है और यहाँ पे हमने क्रॉस वेरीफाई करके देखा तो भी 13th टर्म ही आंसर आ रहा है। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. चलिए अब कहाँ तक हो गए हमारे क्वेश्चंस? क्वेश्चन नंबर 16 तक अब सारे हो गए? Yes, sir. Yes, sir. कितने रह गए? 4 क्वेश्चंस रह गए। चलो फिर इसको कल ही करेंगे। एंड कल हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है लास्ट टर्म। देखो 17 को पढ़ो थोड़ा सा क्या कह रहा है। 20th टर्म निकालनी है। अब आप कहोगे 20th टर्म सर इतना सरल क्वेश्चन, बहुत ही आसानी से निकालेंगे, लेकिन शुरू से नहीं लास्ट से निकालनी है। कैसे? लास्ट धोखा दे दिया इसने हमको। भाई हम तो इजी क्वेश्चन समझ रहे थे, लेकिन ये तो उल्टी एपी को शुरू करना चाह रहा है नीचे से और 20वें नंबर की टर्म पूछ रहा है। फॉर एग्जाम्पल शिवम से पूछा पापा ने कौन सी रैंक बनी, शिवम ने बोला कि पापा फर्स्ट रैंक बनी। पापा खुश हो गए। फिर लास्ट में जाके कहा उसने सर पापा आखिरी से फर्स्ट बनी। समझ गए? तो कुछ ऐसा ही हुआ हमारे साथ भी। हमको एग्जामिनर ने कहा कि बेटा 20th नंबर की टर्म निकालिए। आप खुश हो गए, 20th नंबर की इतना सरल क्वेश्चन आ गया। फिर उसने लास्ट में जाते जाते कहा लास्ट से 20th निकालनी है। तो कैसे हम एपी में पीछे से चलेंगे? अभी तक अपन एपी में आगे से चल रहे थे, हम पीछे से कैसे 20वें नंबर की टर्म निकालेंगे ये हम कल सीखेंगे। इसके हम 2 अप्रोच लगाएंगे, अप्रोच नंबर 1, अप्रोच नंबर 2। एक अप्रोच आपकी बुक में गिवन है और एक अप्रोच हमने खुद ने डेवलप की हुई है और वो भी वैलिड है। दोनों में से जो भी आपको इजी लगे दोनों अप्रोच से इसको निकाल सकते हैं। बोलो। तो कल तो उसी टाइम पे आना है 5 बजे। हाँ कल उसी टाइम पे आना है 5 बजे, है ना, 5 PM इन द इवनिंग। ठीक है बेटा? Yes, sir. जो होमवर्क दिया है मैंने, एक तो पूरा इक्वेशन होमवर्क है और एक आधा क्वेश्चन, तो ये 1.5 क्वेश्चंस जो हैं इनको आपको होमवर्क करके आज ही भेजना है। प्लस जो पनिशमेंट मिला है किस किस को, आकांक्षा को, दिव्यांग को और शिवम को। पनिशमेंट में क्या? तो थोड़ा बहुत डिस्काउंट दे दो, अभी तो वैसे भी हर जगह चल रहा है डिस्काउंट। तो डिस्काउंट है, चलो 50 की जगह 45 टाइम्स लिख लेना, ठीक है? ऐसे 5 का क्यों दियो, फिर 25 कर दो। हाँ इतना ही। सर 10 बेटा 50 में से 5 जो होता है ना वो 10% होता है और 10% से ज्यादा ऑफ कहीं नहीं मिलता। ठीक है सर आप तो रहने दो, 5 बार छोड़ेंगे, 5 बार भी लिख लेंगे। हाँ तो लिख लेना फिर, अच्छी बात है बेटा। ये लिख लोगे ना तो कभी जिंदगी में भूलोगे नहीं कि A1 को एक्सपेंड करने के लिए A लिखा जाता है। ठीक है, तो लिख के लाओगे। क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए, और किसी को भी अगर योगा क्लास ज्वाइन करनी हो तो आप मैम को कॉल कर सकते हो। मैम का नंबर नोट कर लीजिए या मुझे कॉल करके बता देना, पर मैम का भी नंबर नोट कर लीजिए। 4 जुलाई से करेंगे क्या? सर? हम तो कल से ही आना चाहते हैं, पर है ना जो कुछ बच्चे आएंगे ना 4 जुलाई से आएंगे, इसलिए मैं अकेला ही हूँ अभी हाल फिलहाल। लो ये नंबर नोट कर लो, जिसको भी है मैम से बात कर लेना। वो मैम का कॉन्सेप्ट है, मैं उसमें इंटरफेयर नहीं करूंगा। आप मैम से बात कर लेना, जो भी सेटिंग बैठे आपकी, बच्चे आए नहीं आए, आपको कब से ज्वाइन करना है, जो भी है टाइमिंग वगैरह सब सेट कर लेना ना। ये नंबर है मैम का, इंदू मैम का, इसको आप नोट कर लीजिए, डायरेक्ट मैम से बात कर लीजिए। अच्छा पेरेंट्स से आप परमिशन लेंगे अच्छे से, और पेरेंट्स की बात मैम से भी करवा देंगे, है ना। इंदू मैम से पेरेंट्स की बात करवा के और पूरी परमिशन लेके ही आएंगे, नहीं तो चाहे से मत आओ, लेकिन परमिशन लेके ही आओगे। ठीक है? ठीक है ना? यस सर। Yes, sir. Thank you so much for listening to us. Have a nice day and keep learning.